नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश सीरीज की कहानी साही के कांटे का 7वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय और अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अंधेरा हो चुका था। सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। वहां आसपास एक भी आदमी नहीं था। जब कोई एकाकी पैदल यात्री फुटपाथ पर गुजरता तो उसे पैरों की आहट 100 फुट की दूरी से भी सुनाई दी जाती। ऐसा लग रहा था जैसे रात नींद के आगोश में सो रही हो। दीपा के लिए मुखौटा लगाकर दूसरों को धोखा देना उसकी अस्मिता के विरुद्ध था। फिर भी वह परिस्थितियों से विवश होकर देवाशीष के साथ वैसा व्यवहार कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर इस स्थिति में षड्यंत्रकारियों को एक दूसरे के बीच निकटता महसूस करा दी थी। इसके लिए देवाशीष को किसी भी सूरत में दोष नहीं दिया जा सकता। सच्चाई तो यह थी कि दीपा उसे प्यार नहीं करती थी, वह किसी अन्य से प्यार करती थी। किस्मत की दगाबाजी के कारण दीपा का भाग्य देवाशीष से जुड़ गया था। इन परिस्थितियों में भी यदि अपना सह अस्तित्व बनाए रख सकते थे तो नुकसान क्या था। वह उसे तन्हाई में अनौपचारिक तौर से संबोधित क्यों नहीं कर सकती थी। केवल इसी आधार पर दो लोगों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित नहीं हो सकते। दीपा ने थोड़ा अच्छा महसूस किया। वह वापस अपने पलंग पर गई और सो गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि जिस समय वह खिड़की पर खड़ी थी एक आदमी लैंप पोस्ट के सामने झुका हुआ लगातार उसकी ओर देख रहा था। यदि उसने उस आदमी को देखा होता तो इतनी जल्दी गहरी नींद में सो नहीं जाती। अगली सुबह जब वे दोनों अपने शयन कक्ष में अपनी सुबह की चाय पी रहे थे तो देवाशीष ने पूछा, तुम सारा दिन अकेली रहती है और समय कैसे कटता है? दीपा खामोश थी। जिसे जैसे समय काटना पड़ता है वह काटता है। यदि समय दीपा के लिए ठहर जाता तो शायद वह कुछ सोचती भी। देवाशीष ने कहा, तुम्हें पढ़ने में भी कोई विशेष रुचि नहीं है क्यों? घर में अनेक पुस्तकें हैं, वैज्ञानिक विषयों की हैं। यदि तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए पुस्तक भंडार से कहानियों की कोई किताब ला दूं, या हम अपने घर में भी मासिक अथवा साप्ताहिक पत्रिकाएं मंगा सकते हैं। लेकिन कोई सारा दिन किताबों में ना घुसेड़े अपना समय कैसे काट सकता है? मैं तुम्हें किताबों की दुकान में ले चलता हूँ जहाँ तुम अपनी पसंद की पुस्तक खरीद सकती हो। अच्छी बात है, दीपा ने उत्तर दिया। देवाशीष ने महसूस किया कि उसे किताबों में कोई खास दिलचस्पी नहीं। इसके बाद उसने सुझाव दिया, तुम कभी कभी अपनी सहेलियों को क्यों नहीं बुला लेती? बातचीत करोगी तो समय भारी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। दीपा राजी हो गई। चाय पीने के बाद देवाशीष खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। उसने बगीचे को देख दीपा के पास आकर बोला, तुम फूलों से प्यार करती हो तो क्या तुम्हारी बागवानी में रुचि है? जी हाँ। दीपा खड़ी होकर बड़े उत्साह से खिड़की के पास गई जहाँ अभी कुछ देर पहले उसका पति खड़ा था। उसने उसे बताया कि मैंने अपनी छत पर ढेर सारे गमले इकट्ठा कर रखे हैं जिनमें अनेक प्रकार के फूलों और वनस्पतियों के पौधे लगे थे। देवाशीष मुस्कुरा पड़ा। अच्छा, ऐसी बात है तो आगे बढ़ो, यह जमीन पर अपना उद्यान तैयार करो, मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ, एक माली भी रख दूंगा। अगले ही दिन माली आ गया। उसके पीछे पीछे एक ट्रक में भरकर खाद, बागवानी के औजार, मौसमी फूलों के बीज, गुलाबों की झाड़ियां और बड़े पौधे, सुपारी के पौधे भी नर्सरी से मंगा लिए गए। बड़े ताम झाम और उत्साह के साथ दीपा के जीवन में बागवानी का अध्याय खुल गया। अगले कुछ दिन अत्यंत उत्तेजना में बीते। बूढ़े माली पद्मलोचन को सारा काम सौंप दिया गया। दीपा सारे दिन उसके साथ इसी चर्चा में व्यस्त रही कि कौन सा पौधा कहाँ लगाया जाएगा। जब तक वह जागती रहती थी उसका सारा समय इन्हीं योजनाओं पर सोच विचार तथा अमल करने में गुजरने लगा। देवाशीष दूर से सारा दृश्य देखता रहा। उसने ना तो उसमें कोई हस्तक्षेप किया न कोई सलाह दी। उसे उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने और बगीचे को संवारने की छूट दे दी गई, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न और व्यस्त रहने लगी। दिन बीतने लगे। एक दोपहरी में जब रेडियो सुनते हुए दीपा सोच रही थी कि कौन सा पौधा कहाँ रोपा जाए, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाने से पहले चकित होकर देखा और रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं हूँ, मेरी आवाज़ तुम पहचानती हो ना? क्यों? दीपा का दिल 2 बार धड़का। एक ही पल में उसका सपनों की दुनिया से निकलकर सच्चाई से सामना हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैं पहचानती हूँ। सब कुछ ठीक है? हाँ। कोई समस्या तो नहीं? नहीं। तुम्हारा पति किस प्रकार का व्यक्ति है?
वह बुरा तो कतई नहीं। क्या वह तुम पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं डाल रहा? नहीं, जरा सा भी नहीं। नहीं तो तुम्हें इसी तरह कुछ समय तक इसे और जारी रखना होगा। कितने समय तक? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, ठीक है? दीपा ने फोन काट दिया और वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने पीछे की ओर झुककर अपनी आंखें बंद कर ली। रेडियो बजता रहा। कुछ मिनटों बाद दीपा अपने बागीचे के बारे में सोचने लगी, लेकिन अब लगता था जैसे वह मुझसे बहुत दूर चली गई। दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दीपा ने अपनी आंखें खोली। क्या आज देवाशीष जल्दी वापस घर आने वाला था? लेकिन उस दिन तो शनिवार नहीं था। दीपा सीढ़ियों के मुहाने पर चली गई। नकुल ने मुख्य द्वार खोला। किसी महिला का स्वर सुना। मैं दीपा की सहेली हूँ, क्या वह घर में है? इससे पहले कि नकुल उसे कोई उत्तर देता, दीपा ने उसे आवाज दी, शुभ्रा ऊपर चली आओ। शुभ्रा ऊपर आ गई। उसने दीपा को अपनी बाहों में भर लिया। पिछली बार मैंने तुम्हें शादी वाली रात को देखा था, तब मैं तुम्हें शादी के लिए तैयार करके वापस चली गई थी। मैं इतने दिनों से तुमसे दूर इसलिए रही कि तुम्हें अपने पति के साथ एकांत के पल देना चाहती थी। आज मेरे मन में विचार आया कि अब तुम नई निवेली दुल्हन तो नहीं रह गई, अवश्य अपनी गृहस्थी में लग गई होंगी, इसलिए तुमसे मिलने का विचार हुआ। चलो देखो तो सही कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। तुम्हारे आने से सचमुच बहुत अच्छा लगा। चलो दूसरे कमरे में बैठकर बातें करते करते समय बीत गया। अचानक शुभ्रा ने देखा कि 5 बजे हैं। अरे तेरा पति जल्दी घर आ जाएगा, अब मैं अपनी राह जाती हूँ, दोबारा फिर आऊंगी। कहते हुए शुभ्रा हंसते हुए घर से बाहर निकल गई। उसे विदा करने के बाद दीपा ने सोचा, कितनी विचित्र है, जब तक सब कुछ साफ साफ ना कहा जाए लोगों का ध्यान सच्चाई की ओर जाता ही नहीं। इसी तरीके से दिन बीतते गए। एक गर्म और दुखद शाम को जब हवा का कहीं नामो निशान तक नहीं था, हवा में वर्षा का आभास हो रहा था। देवाशीष ने फैक्ट्री से वापस आकर देखा कि दीपा पद्मलोचन के साथ बगीचे में कोई पैमाइश कर रही है। दीपा ने जैसे ही उसे देखा, पैमाइश वाले फीते को वहीं छोड़कर उसके पास आई। चहकते हुए बोली, ईस्टर लिली खिली है, चलो उसे देखो। देवाशीष कार से बाहर आया। सचमुच ऐसा? इसे तो मैं खुद देखूंगा। दीपा उसे बागीचे के कोने में ले गई। पौधे की ओर इशारा किया। देवाशीष ने देखा कि जमीन पर झाड़ीदार लिली की डंठल में 3 या 4 कलियां निकल रही हैं। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए दीपा की ओर देखा। तुम्हारे बागीचे का पहला फूल। उसने कहा, तुम्हारा बागीचा? लेकिन क्या यह सचमुच मेरा बागीचा है? इस विचार से ही उसका मन भारी होने लगा। सूर्यास्त के बाद देवाशीष निरपति के घर गया। लगभग अपने सभी मित्रों को वहां एक साथ पाया। गर्मा गर्म बहस जारी थी। अरे देवाशीष, तुमने कुछ सुना? सुजान ने आगे आकर कहा। फिर एक बार साही का काटा। इधर आओ, इसके बारे में तुम्हें मैं बताऊंगा। तुम अखबार नहीं पढ़ते, इसलिए तुम्हें इसका विवरण ज्ञात नहीं। क्या तुम्हें याद है किसी ने 1 महीना पहले से एक भिखारी की हत्या की थी? हाँ मुझे याद है, देवाशीष ने उत्तर दिया। परसों रात झील के पास बेंच पर एक मजदूर सो रहा था। किसी ने उसके हृदय में साही का कांटा भोंक दिया और उसे मार डाला। तो क्या कोई नहीं जान पाया कि हत्यारा कौन था? देवाशीष ने पूछा। नहीं, फिलहाल पुलिस उसे खोज रही है, निरपतिदा ने उत्तर दिया। कपिल, अगर पुलिस जमीन और आसमान एक कर दे तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। यह बात तो सही है कि किसी ने एक भिखारी और मजदूर को मार डाला। क्या आप लोगों को इस विषय में इसके अलावा कोई अन्य विवरण मिला? दोनों हत्याएं हमारी कॉलोनी में हुई है, खड़ग बहादुर ने टिप्पणी की। अतः कोई भी मान सकता है कि हत्यारा इसी क्षेत्र में रहता है। ऐसा जरूरी नहीं, हत्यारा दूसरे तल्ला से भी तो हो सकता है। काफी वितरित हो चुकी थी। इस पूरे समय के दौरान प्रबल मायूस होकर अपनी पियानो पर बैठा था। बहस के दौरान हुए शोरगुल ने उसे पियानो बजाने से रोक दिया। अब वह भी वक्ताओं के समीप आया और कॉफी का एक कप उठा लिया। ए मियां तानसेन, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? कपिल ने पूछा। प्रबल ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, मेरे विचार से हत्यारा कोई पागल है और तुम सब उसी की तरह ही हो। अरे क्या हम लोग पागल हैं? या तो तुम पागल हो या पाखंडी। अरे भाई, अगर किसी ने किसी मजदूर को मार डाला तो तुम लोग उसके बारे में इतनी चीख पुकार क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों को कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे लिए एक तुच्छ मजदूर की मौत बहुत मायने रखती है? बहस की तीव्रता धीरे धीरे तेज होकर बुखार के स्तर तक जा पहुंची। देवाशीष को बहसों और तर्कों में रुचि नहीं थी। उसका पूरा इरादा कॉफी पीकर चले जाने का था। तभी निरपति दा ने कहा, देवाशीष तुम कहीं जा रहे हो? हाँ निरपति दा, मेरे जाने का समय हो गया। ठीक है, फिर सावधान रहना। दक्षिण कलकत्ता की गलियों में पागलों के झुंड आजकल अपने शिकार में घूम रहे हैं। देवाशीष हंसी के ठहाकों के बीच वहां से चला गया।
अभी कुछ ही दूर गया था कि उसने दक्षिण पश्चिम में गड़गड़ाहट सुनी। ऊपर आसमान की ओर उसे घने काले बादल आते दिखाई दिए। भयानक गर्मी तबाही मचाने वाले तूफान में बदल गई। पल भर में बादल जेट विमानों की तरह आसमान पर मंडराने लगे। तूफानी हवाओं ने सब कुछ उलट पुलट दिया। तेज हवाओं के बीच घिरे देवाशीष ने वापस निरपति के घर जाने का विचार किया। उनका घर उसके अपने घर की अपेक्षा नजदीक था, लेकिन तभी उसने अनुमान लगाया कि तूफान के साथ बारिश आएगी और वह कोई नहीं बता सकता कि कितनी देर तक जारी रहेगी। इसलिए अच्छा यही है कि अपने घर जाए। अभी वह सोच ही रहा था कि बारिश आ गई। देवाशीष ने तूफान की ताकत से लड़ने हेतु अपना सिर नीचा किया और घर की ओर चल पड़ा। बारिश में वह पूरी तरह भीग चुका था। घर पहुंचते देवाशीष भागता हुआ ऊपर गया। दीपा अपने कमरे में थी और बंद खिड़की के पल्लों के बीच बारिश देख रही थी। देवाशीष ने दरवाजे पर दस्तक दी। दीपा ने खिड़की से मुड़कर उसे पूरी तरह भीगा हुआ देखा। आंखें फटी रह गईं। बाथरूम में जाने से पहले देवाशीष ने कहा, मैं अंदर तक भीग गया हूँ। 10 मिनट बाद वह दूसरे कपड़े पहनकर वापस आया। अभी वह तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था कि उसने दीपा को उसी जगह खड़े पाया जहां वह उसे बाथरूम में जाने से पहले छोड़कर गया था। अभी मैंने निरपति दा का घर छोड़ा ही था कि तेज तूफान आ गया। अच्छा चलो, भोजन का समय हो गया। देवाशीष अगले दिन सोकर उठा तो सारे बदन में चुभन और दर्द हो रहा था। हो सकता है कि बारिश के में भीगने के कारण ऐसा हुआ। भय लगा कि कहीं बुखार ना हो जाए। उसने सोचा कि आज वह काम पर नहीं जाएगा, लेकिन यदि वह घर में रहा तो सारा दिन दीपा के साथ बार बार टकराना पड़ेगा और उसके साथ हल्की आवाज में बात करनी पड़ेगी। उसे यह बात नहीं भूली कि रविवार को जब वह घर पर होता है तो दीपा कितनी तनाव में रहती है। उसे अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई और तैयार होकर फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। शाम को वह तेज बुखार के साथ घर लौटा। उसने नकुल से कहा कि मुझे सर्दी लग गई, आज मैं खाने में जरा सा चावल नहीं लूंगा। कल भीगने के कारण ऐसा होना अपरिहार्य है। नकुल ने टिप्पणी की, क्या मैं डॉक्टर बुलाऊं? अरे नहीं, कुछ एस्पिरिन लेकर के ही काम चल जाएगा। मैं खाना खाने के लिए नीचे नहीं आया। भोजन के समय दीपा नीचे गई और बोली, नकुल यदि भोजन तैयार हो तो मैं उसे ऊपर ले जाऊंगी। नकुल एक थाली में सूप का बर्तन, टोस्ट के कतरे और सलाद लगा रहा था। उसने पूछा, क्यों भाभी जी, दादा की थाली आप ऊपर क्यों ले जाएंगी? मैं यहाँ किस काम के लिए हूँ? आइए ऊपर चलते हैं। नकुल ने थाली उठाई, ऊपर जाने लगा तो दीपा भी पीछे पीछे चल पड़ी। दीपा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर जब नकुल दीपा के कमरे की ओर मुड़ा तो दीपा ने धीरे से कहा, वहां नहीं नकुल, वे दूसरे कमरे में है। नकुल ने पीछे मुड़कर दीपा की ओर देखा। इसके बाद वह कमरे में चला गया जहां उसने देवाशीष को बिस्तर पर बैठकर पोथी पढ़ते देखा। दादा आप यहाँ? देवाशीष ने अपनी कहानी पहले ही तैयार रखी थी। वह बिस्तर पर उठ पड़ा। बोला, शायद मुझे जुकाम हो गया। यह खतरनाक है और शायद दीपा को भी हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि यदि मैं कुछ समय के लिए अगले कमरे में रहूंगा तो अच्छा होगा। बहाना सही था। दीपा ने राहत की सांस ली। नकुल भी शांत हो गया। 3 घंटे बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक के बाद दीपा जाग गई। नींद में अलसाई आंखें लिए वह बिस्तर से उठी। दरवाजा खोला तो भय से चीख उठी। देवाशीष चादर लपेटे कांप रहा था। मेरे सीने में तेज दर्द है, बुखार तेज हो गया है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। और कहने के बाद लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। अचानक आया हुआ संकट कई बार मन को शून्य कर देता है, उसके बाद वह सामान्य हो जाता है। दीपा ने पूरी शक्ति के साथ अपने मन को शांत किया और सोचा, हमें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वह तो देवाशीष के पारिवारिक डॉक्टर को नहीं जानती। नकुल को भेजा जा सकता था, लेकिन इससे काफी देर हो जाएगी। इसलिए उसने अपने डॉक्टर अंकल सेन को बुला लेना उचित समझा। उसने तुरंत फोन करके बोला, अंकल सेन, मैं दीपा बोल रही हूँ। अरे क्या बात है बेटा? मेरे पति बीमार हैं, इमरजेंसी है। मैं इनके फैमिली डॉक्टर को नहीं जानती, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। प्लीज़ जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, जल्दी पहुँचता हूँ। तुम्हारे पति के लक्षण क्या है? वे बारिश में भीग गए थे जिससे उन्हें सर्दी लग गई। ठीक है, मैं पहुँच रही हूँ। क्या आपको मेरा घर मिल जाएगा? अवश्य। तुम्हारा घर वहीं नहीं था जहाँ उस दिन तुम्हारी शादी की दावत हुई थी? लगभग 20 मिनट बाद डॉक्टर सेन अपनी कार से उसके घर पहुंच गए। देवाशीष की जांच शुरू की। दीपा उन्हें देहरी पर खड़ी होकर देखती रही। कुछ शुरुआती पूछताछ के बाद डॉक्टर ने मरीज की नाड़ी की जांच की। उसके बाद उसका तापमान लिया और अपने आले से उसकी छाती की आवाज़ सुनी। ऐसा करते समय उनकी आंखें फैल गईं और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान। देवाशीष ने फीकी आवाज में कहा, हाँ डॉक्टर, मेरी हर चीज उल्टी है। दीपा दोनों को उत्सुकता पूर्वक देखती रही। देवाशीष ने आगे कोई बात नहीं की।
डॉक्टर ने सहमति जताई और अपनी जांच जारी रखी। सीना बुरी तरह जकड़ा हुआ है, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, इससे काम चल जाएगा। कल सुबह आऊँगा, ज़रूरत पड़ी तो हम इसके बाद इलाज का एक कोर्स करेंगे। उन्होंने अपने मरीज को सुई लगाई, प्यार से उसके सिर पर थपकी दी और कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम कुछ दिनों में पूरी तरह अच्छे हो जाओगे। अब जाकर सो जाओ बेटा, कल सुबह 9 बजे फिर आऊँगा। एक बात और, अपने पारिवारिक चिकित्सक को भी सूचित कर देना। दीपा डॉक्टर के पीछे पीछे कमरे के बाहर आई। सीढ़ियों पर पहुंचकर बोला, आज मैंने कुछ विचित्र देखा। वह क्या? डॉक्टर को जो कुछ पता चला था उसने उसे बता दी। 10 दिनों के अंदर देवाशीष अपनी बीमारी से लड़कर ठीक हो गया। यद्यपि उस अवधि में वह बीमार था, फिर भी वे 10 दिन उसके लिए बड़े खुशगवार थे। बीच बीच में दीपा आती थी और सिरहाने बैठकर बातें करती थी। भोजन के समय वह नीचे जाकर उसके लिए खाना ले आती। वह अपनी जिम्मेदारी को नकुल के ऊपर ना छोड़ने के लिए अड़ी हुई थी। रात में वह चोरी चोरी देवाशीष पर नजर रखती। नींद और जागरण के बीच देवाशीष ने उसे महसूस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक होने के कुछ दिनों बाद देवाशीष ने दीपा से कहा, मुझे कुछ मित्रों को घर बुलाना है। दीपा ने कहा, आप उन्हें कब बुलाना चाहेंगे? कोई जल्दी नहीं, रविवार को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को जो नाश्ता दिया जाए वह बाजार से ना मंगवा जाए। इसकी बजाय तुम और नकुल मिलकर घर में सब कुछ तैयार करो। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। दिन बीतते गए। देवाशीष काम पर जाने लगा। शनिवार की शाम को वह निरुपति के घर गया। मध्यांतर के बाद उसे देखकर वहाँ हर एक खुश दिखाई पड़ा। यहाँ तक कि प्रबल ने भी उस दिन पियानो पर हल्की सुरीली धुन बजाई। तुम्हारा वजन कुछ कम हो गया है, क्या अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो? देवाशीष ने कहा। हाँ। सोफे पर बैठकर देवाशीष ने अन्य लोगों की ओर देखकर बोला कि मैं आप सभी को चाय पर आमंत्रित करने आया हूँ। कल रविवार है, शाम को 5:30 बजे के बाद आप सभी मेरे घर में आए। सब लोग खुश होकर उसकी बात से राजी हो गए। प्रबल ने भी उत्तर दिया, मैं अवश्य आऊंगा। मैं किसी अमीर आदमी के घर की दावत नहीं छोड़ता। लेकिन यह तो बताओ, पार्टी किस उपलक्ष्य में है? क्या तुम बीमारी से स्वस्थ होने की खुशी मना रहे हो? मैं तुम्हें अपनी पत्नी के हाथों से बने नाश्ते की दावत देना चाहता हूँ। देवाशीष ने सादगी से उत्तर दिया। विजय, तुम भी आना। अवश्य। अगले दिन शाम को सभी मेहमान बारी बारी से देवाशीष के घर पहुंच गए। वे भूतल पर बैठकर बातें कर रहे थे। जब सब लोग पहुंच गए तो देवाशीष रसोई में गया और देखा दीपा प्लेट में नाश्ता लगा रही है। नकुल 2 बड़े बर्तनों में चाय बना रहा है। देवाशीष ने उससे कहा, सभी लोग आ गए हैं, अगले 10 मिनट में चाय और नाश्ता परोस दिया जाए। हाँ, हम लोग आते हैं। अतिथियों में कौन लोग थे, दीपा यह जानने की इच्छुक नहीं थी। उसे एक मोटा मोटा अंदाजा था कि सभी अतिथि उसकी फैक्ट्री के साथी हो सकते हैं। अतिथि कक्ष में उन लोगों की परिचर्चा ताजा तरीन समाचार शाही के कांटे की हत्याओं पर पहुंच गई थी। इस बार उसका शिकार गुणमय दास नामक एक दुकानदार था। उसकी हत्या का स्थान एक बार फिर दक्षिण कलकत्ता था। वहां होने वाली चर्चा में कोई विशेषता नहीं थी, लगभग वही कहानियां दोहराई जा रही थी। इसी बीच दीपा तश्तरी में प्लेटें सजाए अंदर आई। प्रबल की बात बीच में अधूरी रह गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुराते हुए उस महिला के सम्मान में खड़ा हो गया। उपस्थित लोगों पर उसकी दृष्टि पड़ी तो दीपा का चेहरा फीका हो गया। खुद को संभालते हुए वे बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ी और तश्तरी को कॉफी की मेज पर रख दिया। नमस्कार श्रीमती भट्ट, कपिल ने प्रसन्न होकर विनोदपूर्ण स्वर में कहा। ऐसा लगा मानो उसने उसकी बात सुनी ही ना। वह तश्तरी रखकर यथाशीघ्र वापस चली गई। उसके पीछे पीछे नकुल चाय की केतली और कप की तश्तरी लेकर आया। इसके बाद दीपा उसके पीछे जाकर घर के अंदर वापस चली गई। देवाशीष को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। उसे आशा थी कि दीपा चाय डालकर स्वयं सबको देगी, क्योंकि अतिथियों में वही लोग थे जिनसे वह शादी से पहले मिल चुकी थी। देवाशीष को आशा थी कि वह परिचारिका की भूमिका निभाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। देवाशीष ने स्वयं चाय उड़ेली। उसने तश्तरी में रखी प्लेटों को अतिथियों के सामने रखा। नकुल की सहायता से दीपा ने उस शाम अनेक प्रकार के नाश्ते तैयार किए थे। झींगा कटलेट, कचौड़ियाँ, दाल के पकौड़े, मीठे आलू वाले गुलाब जामुन और मोटे दूध की खीर। मेहमानों ने नाश्ता खाते हुए अपनी चर्चा फिर शुरू कर दी। दीपा के रूखे व्यवहार की ओर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। देवाशीष कमरे से बाहर आया। उसने दीपा को खाने की मेज पर अपना माथा पकड़े हुए देखा। जैसे ही देवाशीष उसके समीप पहुंचा, दीपा ने उसे विवश आंखों से देखा और बोली, मुझे सर में बहुत तेज दर्द है। देवाशीष का गुस्सा पल भर में शांत हो गया। उसने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, अरे अवश्य ही, रसोई में गर्मी थी जिसके कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। एक काम करो, यहाँ मत बैठी रहो,
माथे पर कोई बाम लगाकर 1 घंटे आराम कर लो। ठीक है, यह कहकर दीपा अपने कमरे की ओर चली गई। विजय उसके पीछे पीछे उसे देखने के लिए पहुंचा। दीपा का कमरा खोजकर उसके बेडरूम में जाने लगा। दीपा अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थी। विजय आकर उसके बिस्तर के पास खड़ा हो गया। उसे देखकर अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत कर, मैं तेरे सिर दर्द का कारण जानता हूँ। दीपा ने कोई उत्तर नहीं दिया। विजय ने उसकी ओर अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, आज यहाँ मौजूद लोगों में वह भी आदमी है ना जिससे तू प्यार करती है? दीपा के होठों से एक शब्द ना निकला। मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। दीपा ने बात करने से इनकार कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह गूंगी और बहरी हो गई है।